आज जो आप सुनेंगे वो शायद ही किसी न्यूज़ चैनल या अखबार की सुर्खियों ने आपको इस गहराई और इस दर्द के साथ बताया हो। हम अक्सर सोचते हैं कि अपराध अंधेरी गलियों में, सुनसान सड़कों पर या किसी अनजान जगह पर होते हैं। हमें लगता है कि जब तक हम अपने घर के अंदर हैं, दरवाजा अंदर से बंद है, तब तक हम और हमारा परिवार पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लेकिन क्या हो जब मौत बाहर से नहीं बल्कि उसी बंद दरवाजे के अंदर से आए? क्या हो जब रक्षक ही भक्षक बन जाए? राजधानी दिल्ली का एक बेहद शांत इलाका, जहां लोग दिन भर की थकान के बाद अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे। रात का वो पहर जब दुनिया सबसे ज्यादा खामोश होती है, लेकिन उसी खामोशी के बीच एक बंद दरवाजे के नीचे से धीरे धीरे रिसता हुआ लाल खून एक ऐसा खौफनाक और दिल दहला देने वाला सच बयान कर रहा था जिसे देखकर पूरी दिल्ली की रूह कांप उठी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक ही परिवार की 4 लाशें, एक मां और उसकी 3 मासूम बेटियां। गला इतनी बेरहमी और निर्दयता से रेता गया था कि इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। वार इतने गहरे थे कि पुलिस और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक सांस की नली तक कट गई थी। लेकिन इस पूरी खौफनाक वारदात में असली सवाल यह नहीं था कि यह कत्ल किसने किया, क्योंकि कातिल का चेहरा तो जल्द ही बेनकाब होने वाला था। असली सवाल यह था कि आखिर क्यों, आखिर वो क्या वजह थी जिसने एक इंसान को इतना बड़ा शैतान बना दिया। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की शुरुआत होती है 25 फरवरी 2020 बुधवार की उस मनहूस सुबह से। जगह थी देश की राजधानी दिल्ली के आउटर नॉर्थ जिले के समयपुर बादली का इलाका। इसी इलाके की चंदन पार्क कॉलोनी में सर्वोदय विद्यालय के पास एक मकान के ग्राउंड फ्लोर पर बने एक छोटे से किराए के कमरे में एक परिवार रहता था। यह परिवार मूल रूप से बिहार के पटना जिले का रहने वाला था, जो अपनी आंखों में एक बेहतर कल, एक अच्छी जिंदगी और सुनहरे भविष्य के सपने लेकर दिल्ली जैसे बड़े शहर में आया था। इस परिवार की धुरी थी अनीता, जिसकी उम्र करीब 27 से 30 साल के बीच थी। अनीता सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, बल्कि 3 छोटी और मासूम बच्चियों की मां भी थी। उसकी सबसे बड़ी बेटी की उम्र सिर्फ 7 साल थी, जिसने अभी दुनिया को ठीक से देखना और समझना शुरू ही किया था। मंझली बेटी की उम्र 4 से 5 साल के बीच थी और सबसे छोटी बच्ची वो तो महज 3 साल की थी, जो शायद अभी ठीक से बोलना भी नहीं सीख पाई होगी। अनीता दिन रात अपनी इन्हीं 3 बच्चियों के लिए जीती थी। वो एक आम भारतीय मां की तरह अपनी बेटियों को पढ़ा लिखाकर एक अच्छा इंसान बनाना चाहती थी। बुधवार की वो सुबह सर्दियों के जाने और वसंत के आने का समय था। सुबह के करीब 8 बज रहे थे। चंदन पार्क कॉलोनी में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। लोग अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे। तभी पड़ोसियों की नजर अनीता के कमरे पर पड़ी। कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। अमूमन इस वक्त तक अनीता के घर का दरवाजा खुल जाता था और बच्चियों की आवाजें आने लगती थीं। लेकिन आज वहां एक अजीब सी, डराने वाली खामोशी थी। पड़ोसियों ने ध्यान से देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बंद दरवाजे की नीचे की दरारों से एक गाढ़ा लाल तरल पदार्थ रिसकर बाहर गली की तरफ आ रहा था। वो खून था, बहुत सारा खून। घबराहट और दहशत के मारे पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और इस बंद दरवाजे को खोला गया तो अंदर का नजारा किसी हॉरर फिल्म से भी कई गुना ज्यादा खौफनाक था। कमरे का फर्श, दीवारें, कपड़े, सब कुछ खून से सना हुआ था। एक ही बिस्तर पर 4 लाशें पड़ी थीं। अनीता और उसकी 3 मासूम बच्चियां खून के तालाब में डूबी हुई थीं। जिसने भी वो मंजर देखा, उसकी चीख निकल गई। पुलिस ने तुरंत अपनी जांच की कार्रवाई शुरू की। इलाके को सील कर दिया गया। क्या किसी बाहरी दुश्मन ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था? क्या ये किसी सीरियल किलर या किसी डकैत का काम था जो लूटपाट के इरादे से घुसा था? लेकिन घर का सामान तो अपनी जगह पर था। तभी जांच कर रहे अधिकारियों की नजर एक ऐसी कड़ी पर गई जो इस पूरी पहेली को सुलझा सकती थी। उस कमरे में 4 लाशें तो थीं, लेकिन वो शख्स गायब था जिसे उस वक्त अपने परिवार के साथ होना चाहिए था। अनीता का पति और उन 3 बच्चियों का पिता मुनचुन केवट। वारदात के सामने आने के बाद से ही उसका कहीं कोई अता पता नहीं था और उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। जरा सोचिए, एक पिता जिसका पूरा परिवार खत्म हो गया हो, वो कहां जा सकता है? शक की सुई सीधे मुनचुन की तरफ घूमने लगी थी। मुनचुन कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल या गैंगस्टर नहीं था। वो दिल्ली की मशहूर आजादपुर मंडी में सब्जी और अदरक बेचने का काम करता था।
देखने में वो एक बेहद आम और साधारण सा आदमी लगता था, जो दिन भर मंडी की भीड़ और शोर शराबे में पसीना बहाता है। लेकिन इंसान के चेहरे के पीछे क्या छिपा है, ये कोई नहीं जान सकता। उस सीधे साधे दिखने वाले चेहरे के पीछे एक ऐसा राक्षस पल रहा था, जिसने अपने ही हंसते खेलते परिवार को एक खौफनाक शमशान में तब्दील कर दिया। पुलिस की शुरुआती तफ्तीश और पड़ोसियों से पूछताछ में मुंचुन की जिंदगी का एक ऐसा काला सच सामने आया, जिसने इस पूरे केस की दिशा ही बदल दी। जांच में यह बात साफ तौर पर सामने आई कि मुंचुन को जुआ खेलने की एक बहुत ही भयंकर और जानलेवा लत लग चुकी थी। जुआ एक ऐसी बीमारी है जो इंसान का दिमाग, सोचने समझने की ताकत और इंसानियत सब कुछ खत्म कर देती है। वो रातों रात अमीर बनने के सपने देखता था, लेकिन इसी चक्कर में वो भारी कर्ज के एक ना खत्म होने वाले दलदल में डूबता चला गया। उसकी हालत ये हो गई थी कि उसने अपनी इस लत को पूरा करने और पुराना कर्ज चुकाने के लिए अपने ससुराल वालों से भी मोटी रकम उधार ले रखी थी। लेकिन बात सिर्फ ससुराल वालों से लिए गए कर्ज तक सीमित नहीं थी। अगर सिर्फ पैसों की बात होती तो शायद कोई रास्ता निकल आता। लेकिन यहाँ कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आपको क्या लगता है कि सिर्फ कर्ज के बोझ तले दबा कोई पिता अपनी ही 3 साल की फूल सी बच्ची का गला इतनी बेरहमी से रेत सकता है? नहीं, इसके पीछे की असली वजह और भी ज्यादा खौफनाक और घिनौनी थी। पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ कि मुंचुन ने समयपुर बादली इलाके के ही एक स्थानीय सूदखोर से भारी ब्याज पर कर्ज ले रखा था। वो सूदखोर कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि इलाके का एक दबंग इंसान था। जब मुंचुन समय पर पैसे नहीं चुका पाया तो उस सूदखोर ने मुंचुन को लगातार डराना और धमकाना शुरू कर दिया। और उन धमकियों में एक शर्त ऐसी थी जिसे सुनकर किसी भी गैरतमंद इंसान का खून खौल जाए। उस सूदखोर ने मुंचुन को खुली धमकी दी थी कि अगर उसने जल्द से जल्द सारा कर्ज महे ब्याज के नहीं चुकाया तो वो उसके घर में घुसकर उसकी पत्नी अनीता और उसकी बच्चियों को जबरन अपने साथ ले जाएगा और उनसे बंधुआ मजदूरी करवाएगा या कुछ और गलत काम करवाएगा। अब आप खुद को एक पल के लिए मुंचुन की जगह रखकर देखिए। अगर आपके परिवार पर ऐसा कोई खतरा मंडरा रहा हो तो आप क्या करेंगे? एक आम इंसान पुलिस के पास जाएगा, मदद मांगेगा, कोई और नौकरी करेगा, दिन रात एक करके अपने परिवार को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। लेकिन मुंचुन ने जो रास्ता चुना वो इंसानियत के माथे पर एक ऐसा कलंक है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। अनीता, जो एक समझदार और अपने परिवार से प्यार करने वाली औरत थी, वो इस पूरे तनाव को महसूस कर रही थी। वो जानती थी कि उसका पति गलत रास्ते पर है और परिवार गहरे संकट में है। इस कर्ज के दलदल से बाहर निकलने के लिए अनीता ने खुद नौकरी ढूंढने का फैसला किया। वो आत्मनिर्भर बनना चाहती थी ताकि अपनी बच्चियों का भविष्य बचा सके। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। अपने परिवार को सूदखोर के चंगुल से बचाने के लिए अनीता ने खुद उस सूदखोर से बात करने और मामले को सुलझाने की कोशिश भी की थी। वो एक माँ थी और एक माँ अपने बच्चों के लिए किसी से भी टकरा सकती है। लेकिन यही बात मुंचुन के बीमार और खोखले अहंकार पर हथौड़े की तरह लगी। उसे लगा कि उसकी पत्नी उसके खिलाफ जा रही है, उसकी मर्दानगी को चुनौती दे रही है और समाज में उसकी नाक कटवा रही है। एक तरफ सूदखोर की धमकियों का खौफ और दूसरी तरफ पत्नी का अपनी मर्जी से कदम उठाना। मुंचुन के दिमाग में एक खतरनाक तूफान चल रहा था। उसने बाद में पुलिस की पूछताछ में ये बात कबूल की कि इस खौफनाक वारदात को उसने गुस्से में आकर अचानक अंजाम नहीं दिया था। ये कोई हादसा नहीं था। उसने अपनी ही पत्नी अनीता की हत्या की पूरी योजना वारदात से पूरे 2 दिन पहले ही अपने दिमाग में बना ली थी। वो लगातार 2 दिनों तक अपनी पत्नी को मरते हुए देखने की कल्पना करता रहा। 25 फरवरी की वो खौफनाक रात, समय तड़के 4 से 5 बजे के बीच का रहा होगा। दिल्ली की कड़ाके की ठंड जा रही थी और वसंत की हल्की ठंडक हवा में थी। पूरा समयपुर बादली इलाका और वो परिवार गहरी नींद में था। मुंचुन अपनी जगह से उठा। उसके हाथ में एक बेहद तेज धारदार हथियार था, वो हथियार जिससे वो अपनी ही जिंदगी को खत्म करने जा रहा था। वो दबे पांव उस बिस्तर के पास पहुंचा जहां उसकी पत्नी अनीता बेखबर सो रही थी। बिना एक पल सोचे, बिना किसी रहम के, मुंचुन ने उस हथियार से सबसे पहले अपनी पत्नी अनीता का बेरहमी से गला रेत दिया। वार इतने ताकतवर और गहरे थे कि अनीता को चीखने या बचने का कोई मौका नहीं मिला। उसकी सांस की नली पल भर में कट गई और खून के फव्वारे फूट पड़े। लेकिन तभी उसी अंधेरे कमरे में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस मर्डर को एक साधारण हत्या से एक दिल दहला देने वाले चौहरे हत्याकांड में बदल दिया। क्या आप सोच सकते हैं कि उन 3 मासूम बच्चियों का क्या कसूर था, जिन्होंने अभी दुनिया देखी ही नहीं थी, जिन्हें यह भी नहीं पता था कि कर्ज क्या होता है, सूदखोर क्या होता है,
उनका इस सबसे क्या लेना देना था? जब मुनचुन एक जानवर की तरह अनीता को मार रहा था, तभी उसकी 7 साल की सबसे बड़ी बेटी की नींद अचानक खुल गई। नींद से उठते ही उसने जो मंजर देखा वो किसी भी बच्चे को पागल करने के लिए काफी था। उसकी मां खून से लथपथ थी और उसका अपना पिता ही उसकी मां का कातिल था। वो बच्ची दहशत से कांप उठी और जोर जोर से रोने लगी। एक पिता होने के नाते अपनी रोती हुई बच्ची को देखकर क्या मुनचुन के हाथ एक पल के लिए भी नहीं कांपे होंगे? क्या उसका दिल नहीं पसीजा होगा? लेकिन नहीं, उस वक्त मुनचुन पर इंसान नहीं बल्कि एक शैतान हावी था। उसे लगा कि उसकी अपनी ही बेटी अब इस कत्ल की सबसे बड़ी चश्मदीद गवाह बन गई है। अगर वो जिंदा रही तो पुलिस को सब कुछ बता देगी। सिर्फ पकड़े जाने के खौफ, अपनी पहचान छुपाने के डर और खुद को फांसी के फंदे से बचाने के लिए उस दरिंदे ने अपनी 7 साल की भूल सी बच्ची को भी उसी हथियार से हमेशा के लिए खामोश कर दिया। और फिर उसी घबराहट, पागलपन और खून की प्यास में उस हैवान ने अपने पास सो रही 4 साल की मंजली और 3 साल की सबसे छोटी बच्ची का भी गला रेत दिया। वो बच्चियां जो शायद अपनी नींद में भी नहीं जान पाईं कि उनका अपना पिता ही उनके लिए मौत का फरिश्ता बनकर आया है। चंद मिनटों के अंदर उस छोटे से कमरे में 4 जानें ले ली गईं और हर तरफ सिर्फ लाल रंग फैल गया। इस अमानवीय कृत्य को अंजाम देने के तुरंत बाद मुनचुन ने घबराहट में कमरे का दरवाजा बाहर से बंद किया और सुबह के धुंधलके में ही वहां से फरार हो गया। पुलिस की जांच में सामने आए तथ्यों के अनुसार घर से निकलने के बाद वो सबसे पहले पैदल चलते हुए पास के भलसवा डेरी इलाके की तरफ गया। वहां से उसने एक ई-रिक्शा पकड़ा और तेजी से स्वरूप नगर की तरफ भाग निकला। वो खुद को बहुत चालाक समझ रहा था। उसे लगा कि वो पुलिस को आसानी से चकमा दे देगा। भागने के तुरंत बाद ही उसने अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिया था ताकि पुलिस की कोई भी टेक्निकल सर्विलांस टीम उसे टावर लोकेशन के जरिए ट्रैक न कर सके। लेकिन वो शायद दिल्ली पुलिस की ताकत को कम आंक रहा था। घटना की गंभीरता को देखते हुए आउटर नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी हरीश्वर स्वामी ने इस पूरे ऑपरेशन और जांच की कमान अपने हाथों में ले ली थी। समय पर बादली पुलिस स्टेशन की पूरी टीम मौके पर मुस्तैद थी। घटना के तुरंत बाद क्राइम टीम और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के बड़े विशेषज्ञों ने मौके पर पहुंचकर बहुत ही बारीकी से फिंगरप्रिंट्स और खून के नमूने एकत्र किए। चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बाबू जगजीवन राम मेमोरियल अस्पताल भेज दिया गया ताकि मौत का एकदम सटीक समय और मौत का कारण आधिकारिक तौर पर साबित किया जा सके। पुलिस जानती थी कि मुनचुन ज्यादा दूर नहीं जा सकता। उसे पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा जाल बिछाया गया। दिल्ली पुलिस ने कुल 15 विशेष टीमों का गठन किया। ये टीमें दिन रात एक करके कातिल की तलाश में जुट गईं। मुनचुन के भागने के रूट को ट्रैक करने के लिए पुलिस ने उस इलाके और उसके आसपास के 800 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले और आखिरकार पुलिस को वो पहला सुराग मिल ही गया। एक सीसीटीवी फुटेज में मुनचुन ई-रिक्शा में बैठकर भागते हुए साफ तौर पर कैद हो गया था। पुलिस ने आरोपी का रूट ट्रैक करने के लिए अत्याधुनिक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम और टेक्निकल सर्विलांस की मदद ली। मुनचुन के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले गए। पुलिस की टीमों ने उसकी तलाश में सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि उसके पैतृक राज्य बिहार, उसके पुराने काम के ठिकाने तमिलनाडु और राजस्थान के कई शहरों में ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी। मुनचुन एक शहर से दूसरे शहर भाग रहा था, लेकिन पुलिस भी साए की तरह उसका पीछा कर रही थी। और आखिरकार वो दिन आ ही गया। वारदात के ठीक 3 दिन बाद 28 फरवरी 2026 शनिवार का दिन, दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर राजस्थान का एक शहर किशनगढ़। मुनचुन पुलिस को चकमा देने के लिए वहां की फूल और फल मंडी में जाकर छुप गया था। उसे लगा कि इतनी बड़ी मंडी की भीड़ में और इस मजदूर वाले हुलिये में पुलिस उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगी। वो वहां आराम से सो रहा था ताकि किसी को उस पर कोई शक ना हो। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि दिल्ली पुलिस की एक टीम ठीक उसके सिर पर पहुंच चुकी है। पुलिस ने उसे वहीं से दबोच लिया। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ पकड़े जाने का डर था। राजस्थान में दबोचे जाने के बाद दिल्ली पुलिस की टीम कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर उसे ट्रांजिट रिमांड पर वापस दिल्ली लेकर आई। समय पर बादली पुलिस ने आरोपी मुनचुन के खिलाफ नए कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत हत्या का सख्त मुकदमा दर्ज किया। जब पुलिस रिमांड के दौरान उससे गहन और सख्ती से पूछताछ की गई तो उस हैवान का पूरा गुरूर टूट गया और उसने अपना सारा गुनाह पूरी तरह से कबूल कर लिया। उसने पुलिस को एक एक बात बताई कि कैसे उसने अपनी पत्नी को मारा और कैसे अपनी बच्चियों की जान ली। खुद को सही ठहराने और सहानुभूति बटोरने के लिए उसने पुलिस के सामने ये झूठा दावा भी किया कि वो अपने परिवार को मारने के बाद खुद भी आत्महत्या करना चाहता था,
लेकिन उसके अंदर अपनी जान लेने की हिम्मत नहीं जुट पाई। कितनी अजीब बात है ना, एक इंसान जो अपनी 3 साल की मासूम बच्ची का गला रेतते वक्त नहीं कांपा, वो खुद अपनी जान लेने के नाम पर कायरों की तरह डर गया। आज की स्थिति में मुनचुन केवट जुडिशियल कस्टडी में जेल की सलाखों के पीछे अपनी सजा भुगत रहा है। पुलिस इस मामले की एक बेहद मजबूत चार्जशीट अदालत में दाखिल करने की प्रक्रिया में जुटी है ताकि इस दरिंदे को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जा सके। लेकिन यह पूरी कहानी सिर्फ एक कत्ल की जांच या पुलिस की कामयाबी तक सीमित नहीं है। यह हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा सवाल और एक भयानक चेतावनी है। जुए जैसी एक लत, कर्ज का दलदल और एक इंसान के अंदर बैठे झूठे अहंकार ने पल भर में एक हंसते खेलते परिवार का नामो निशान हमेशा के लिए मिटा दिया। अगली बार जब आप अपने आसपास किसी को गलत रास्ते पर जाते देखें या अपने ही घर के अंदर किसी बात को लेकर चुप्पी साध लें, तो याद रखिएगा, वो चुप्पी किसी दिन इतना बड़ा तूफान बन सकती है जो सब कुछ तबाह कर दे। क्योंकि शैतान बाहर से नहीं आता, वो हमारे और आपके बीच में ही एक आम चेहरे के पीछे छपा होता है।